Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today we are going to learn Kepler's laws of planetary motion. He stated 3 laws describing planetary motion. These are known as Kepler's laws of planetary motion. आज हम केपलर्स के क़वानीन पढ़ने जा रहे हैं. उसने 3 क़वानीन दिए हैं. जब जो सैयारे अपने अपने मदार में घूमते हैं तो इन क़वानीन पर अमल करते हैं. ठीक है. नाउ वी विल सी द फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन और केपलर्स फर्स्ट लॉ. दिस इज द केपलर्स फर्स्ट लॉ. The orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. Okay, first of all we will see what is ellipse. You know that this is a circle. It is a circle and this is the ellipse. It is not a true circle. Ellipse is not a true circle. It is egg shape. एक अंडे की तरह का होता है. ये पूरा दायरा नहीं होता है एलिप्स. ये क्या होता है? अंडे के तरह का ओवल शेप जिसे आप कह सकते हैं, उस तरह का ये ऑर्बिट होता है. ठीक है. And circle has the center and this is the radius of the circle r. आपको मालूम है ये दायरा है, दायरे का मरकज़, और ये मरकज़ से यहाँ तक का फासला जो है वो उसका निस्वतर होता है. पहले हम एलिप्स किसे कहते हैं उसे देखेंगे. तो एलिप्स एक पूरा ट्रू सर्कल नहीं होता, ये दायरा नहीं होता है. ये कैसा होता है? ओवल शेप होता है अंडे की तरह का, और कर्व जिसे हम कहेंगे कर्व्ड, एक कर्व होता है. एलिप्स इज द कर्व. एलिप क्या होता है? एक कर्व होता है. ठीक है. एक कुर्रवी रास्ता होता है एलिप. एक कर्व होता है. इट हैज़ 2 फोकाई. इसके 2 फोकस होते हैं. It is the free choice. You can take the focus here and here. तो एलिप्स इज द कर्व. एलिप्स एक अंडे की शक्ल का कर्व होता है, कुर्रा होता है, कुर्रवी रास्ता होता है जिस पे प्लैनेट्स मूव करते हैं. तो ये एलिप्स के 2 एक्सिस होते हैं. दिस इज द मेजर एक्सिस एंड दिस इज द माइनर एक्सिस. इट हैज़ 2 फोकाई. इसके 2 फोकस होते हैं और ये फोकस आप कहीं भी ले सकते हैं यहाँ पे. तो द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स. तो केपलर ने बताया कि प्लैनेट्स जिस रास्ते पे मूव करते हैं, ठीक है, वो कैसा होता है? इस तरह से एक एलिप्स होता है. और विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई. और इसके कोई एक फोकस पे, ये सपोज F1 है और ये F2 है, ये इसका फोकस है. नुक्ते मासे का जिसे उर्दू में कहा जाता है. इसके 2 नुक्ते मासे का होते हैं एलिप्स के. ये एक कुर्रवी रास्ता होता है और इसके 2 फोकस होते हैं. अब आप किसी एक फोकस पे सन है ऐसा समझ सकते हैं. ठीक है. आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि दोनों में से किसी एक नुक्ते मासिका पे सूरज मौजूद है और प्लैनेट्स जो हैं, प्लैनेट्स उसके अतराफ क्या करते हैं? घूमते हैं, मूव करते हैं. ठीक है. इस तरह से ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. ये सन किसी एक फोकस पे, समझिए हमने यहाँ पे एज्यूम किया सन को. सन यहाँ है. सपोज दिस इज द अर्थ, और अर्थ ये इस अपने और इसमें इस पाथ पे एलिप्स में
सूरज के अतराफ क्या कर रही है, मूव कर रही है, घूम रही है। समझ में आया? तो पहला यही था उसका लॉ कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, कि प्लैनेट्स जिस ऑर्बिट में, जिस मदार में गर्दिश करते रहते हैं वो कैसा होता है, एलिप्स होता है, कर्व होता है, कुर्रवी होता है, दायरे की तरह नहीं होता। और इसके फोकस पे, किसी एक फोकस पे कौन होता है, सन होता है। ठीक है, और प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं। पहला हो गया ये। अब दूसरा देखिए, केपलर सेकेंड लॉ, केपलर का दूसरा कानून। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स, the line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time। इसको समझते हैं, ये एक एलिप है, ठीक है, और दिस इज द सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप, वन ऑफ द फोकस ऑफ द एलिप। और यहाँ पे, यहाँ एक जो दो नुक्ते मासिका होते हैं तो उस पे से एक नुक्ते मासिका पे, किसी भी एक नुक्ते मासिका पे समझिए कौन है, सूरज है। ठीक है, और अब समझो हमारी ये ज़मीन है, अर्थ है, यहाँ ये इसके अतराफ क्या कर रही है, मूव कर रही है, घूम रही है इस मदार में। मदार कैसा है, सर पूरा दायरवी है कि नहीं, ये कुर्रवी मदार है, अंडे की तरह का। समझो यहाँ है अर्थ, ठीक है, फिर उसके बाद वो घूमते घूमते यहाँ पहुँच जाती है। कहाँ पहुँच गई, अब यहाँ पहुँच गई। अब उसके बाद समझिए, अब ये हम कोई महीना भी ले लेते हैं। अब समझिए ये 1 जनवरी को यहाँ है, 30 जनवरी को यहाँ पहुँच गई, तो उसने ये एरिया जो कवर किया, ठीक है, ये जो एरिया कवर किया, इस पॉइंट को भी आप नाम दीजिए। आप इस पॉइंट को नाम दे सकते हैं ए और ये बी। तो ए एस बी, इतना एरिया उसने कवर किया। या हम इसको समझिए, ये एरिया है A1। कितना है, A1 है, 1 जनवरी से 30 जनवरी तक का। ये एरिया है। फिर उसके बाद अब समझिए मार्च में, ये 1 मार्च को यहाँ थी ज़मीन, 30 मार्च को यहाँ पहुँच गई, तो उसने 1 महीने में इतना एरिया कवर किया। सपोज वो है A2। तो केपलर्स का ऐसा कहना है कि A1 इज इक्वल टू A2। The line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time। ठीक है, एक सा वक्त में सूरज और सैयारे को जोड़ने वाला खत मुस्तकीम एक सा वक्त में एक सा फासला तय करता है। ये 30 दिन में जो फासला उसने तय किया, उतना ही फासला ये 30 दिन में वो तय करेगी। आपको ऐसा दिख रहा होगा ये कम है, ये ज़्यादा है, लेकिन वैसा नहीं रहता। A1 बराबर होगा A2 के। अंडरस्टूड। अब उसके बाद है नेक्स्ट थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ इट्स the period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun। ऐसा कहना है केपलर का कि ये जो एलिप्स है, इसमें यहाँ पे समझिए सूरज है और यहाँ क्या है, ज़मीन है। ठीक है, ये ज़मीन है। तो ज़मीन एक जो घूमती है सूरज की तरफ, उसका होता है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। एक बार घूमने के लिए प्लैनेट को, चाहे कोई भी प्लैनेट हो, उसको जो वक्त लगता है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, उसके मदारी गर्दिश का वक्फा। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन यानी मदारी गर्दिश का वक्फा। वक्त को हम T से ज़ाहिर करते हैं।
तो ये टी क्या है, मदारी गर्दिश का वक्फा है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है। तो उसका ऐसा कहना है केपलर का कि स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, मदारी गर्दिश के वक्फे वक्त का मुरब्बा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रास्त तनासुब में होता है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, औसत फासले के मुकब्बे, कहाँ से कहाँ तक औसत फासला, समझो ज़मीन यहाँ है, ये सूरज है, तो यहाँ से यहाँ तक जो फासला है उसके मुकब्बे रास्त तनासुब में होता है। तो स्क्वायर, यहाँ पे टी क्या है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, उसका स्क्वायर जो भी प्लैनेट रहेगा सूरज से, सन से, या जो भी सैयारा यहाँ रहेगा, ज़मीन, जुपिटर, जो भी रहेगा, उनके दरमियान जो भी फासला रहेगा उसके क्यूब के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होता है, रास्त तनासुब में होता है। यही क्या है, केपलर्स के लॉ है। केपलर obtained these laws simply from the study of the position of the planet obtained by regular observation। उसने सिर्फ रोज़मर्रा के मुशाहिदात से ही ये लॉज बनाए हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये जो थर्ड लॉ है, मतलब अगर समझो आज आप क्या है 19 अगस्त है, 19 अगस्त को ज़मीन को अगर आप देखते हैं, ये यहाँ है, फ़र्ज़ कीजिए यहाँ है, तो फिर एक अगले साल आप जब देखेंगे ज़मीन को, वो कहाँ होगी, यहाँ। तो उसका मुशाहिदा केपलर ने किया और उसने बताया कि ये रिलेशन होता है, टी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। समझ में आ रहा? तो इस तरह से इसने ये लॉज दिए हैं। दिस लॉज आर वेर यूज्ड बाय न्यूटन इन द फॉर्मेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो लॉज थे, इस लॉज को न्यूटन ने अपने ग्रेविटेशन की थ्योरी बनाने में यूज़ किया है, उसके लिए हेल्पफुल रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।